हेलो हेलो हेलो, मैं हूं आपका अर्जुन भैया और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 साइंस का। तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करते हैं, सीधा आते हैं टॉपिक पे। आज हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन साइंस। ठीक है। हाँ, आपके कुछ चीज़ों के बारे में बता दूँ जो कि मेरा पुराना था। उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें साउंड थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा साउंड भी अच्छी आए, क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिफिक फिनोमिना दैट डील्स विद द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस। मैंने आपके नोट्स भी बना दिए हैं, तो आपको नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे टेलीग्राम पे। उसके अलावा भी किसी को नोट्स चाहिए रहेंगे तो बताना, फिजिकल ऐसे बुक्स या फिर हम ऐसे जेरोक्स वगैरह करके भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। तो साइंटिफिक फिनोमिना, एक ये फिनोमिना का मतलब होता है, एक रूल होता है। जो हमारा जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो साइंटिफिक फिनोमिनास पे चलता है। कुछ कुछ चीज़ें होती, फिनोमिना मतलब तरीके होते हैं, एक रूल होता है, सिस्टम होती है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, ग्रेविटेशन आप देखोगे तो दो मासेस के बीच में जो भी फोर्स होता है वो उनके बीच के डिस्टेंस होता है। जैसे कोई भी दो मास पॉइंट आई मीन मास है। देखो न्यूटन, आइजैक न्यूटन का ही एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया गया है। उन्होंने क्या किया था, एक एप्पल लिया, एप्पल मतलब ऊपर से गिरा, तो उन्होंने ढूंढा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, है ना। तो उसके बाद पता चला कि ग्रेविटी मतलब एक मतलब दो मासेस हैं, एक एप्पल भी एक मास है और एक अर्थ भी एक मास है। तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और जिसका मास ज़्यादा था उसने अपने ओर फोर्स लगाया, ज़्यादा फोर्स लगाया। ठीक है, तो उसकी वजह से एप्पल जो है वो अर्थ के सेंटर की ओर परपेंडिकुलरली गिरा, है ना। मतलब अगर इसको हम समझें, ये मान लो आपका अर्थ है, ठीक है, और यहाँ एक ट्री है। ठीक है, ये ट्री है और ट्री से कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एप्पल्स, कोई भी हो, ठीक है, वो गिरता है। तो उसका जो ये इसका सेंटर जो है वो इसके सेंटर से लाइन जॉइनिंग के बीच में, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये जो फोर्स होता है ना वो परपेंडिकुलर एक्ट लाइन जॉइनिंग पे होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट है, आपस में ऐसे फोर्स लग रहा है ना। फोर्स ऐसे नहीं लगता है, वो लाइन जॉइनिंग के बीच, मतलब दोनों के बीच के लाइन जॉइनिंग में लगता है। यही है हम लोग का ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में चर्चा की है और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, सबको समझेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटेशन, जो एक ग्रेविटी है वो दो मासेस के बीच में एक फोर्स होता है, उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव होता है और एक्टिंग अलॉन्ग लाइन जॉइनिंग, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद अब मैं एक बात बताता हूँ। आपने किसी भी, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपने एक वेलोसिटी दी। ठीक है, वेलोसिटी आप जानते होंगे, मतलब गति, फेंका उसको। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी से फेंका और वो कुछ दूर जा कर के रुक गया। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। लेकिन अगर मुझे यहाँ से किसी बैट से हिट किया गया इसको, ठीक है, लेट इट, यहाँ से कि किसी बैट से इसको हिट किया गया और इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ की ओर घूम गई, आई मीन या फिर क्रिकेट के थ्रू ही आपने देखा होगा, क्रिकेट खेलते हुए बॉल आती है, फिर वहाँ से हिट करते हैं और यहाँ से उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, हिट करने पे एक फोर्स लगा, हिट करने पे यहाँ पे एक फोर्स लगा, उस फोर्स ने क्या किया, इस बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके मोशन, देखो मोशन यानी उसकी स्पीड हो गई, ठीक है, उसकी स्पीड और उसके डायरेक्शन, इन दोनों क्वांटिटी को चेंज करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। इसी एक फैक्ट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, वही मैं बता रहा था आपको कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका अगर हमें डायरेक्शन या उसका मोशन चेंज करना है तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है। और फिर उसके बाद बात करते हैं एक सर्कुलर मोशन होता है कैसे है। यहाँ पे आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, सर्कुलर मोशन, अ मोशन विच फॉलोस अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी अ सर्कुलर मोशन। देखो मोशंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आप लॉज ऑफ मोशन और ये सब में आगे भी देखोगे, क्लास 11th में बहुत डीप में बताया गया है सारे चैप्टर के बारे में। यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो एक समरी लेक्चर के थ्रू समझ लो कि एक समरी अगर कोई दे रहा है तो ख़त्म हो जाती है उतनी चीज़ें। तो हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन की।
देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। जैसे क्लॉक हो गया, ठीक है, क्लॉक का जो ये होता है जिस पे नंबरिंग होती है, वो एक सर्कुलर पाथ होता है। अगर उसके ऊपर कोई चीज़ मतलब ऑब्जेक्ट जो है उस पाथ को फॉलो करती है ना, उस पाथ को फॉलो करती है, उसको ही हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है ना। सर्कुलर मोशन क्या हो गया, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा और आपको नोट्स दे दूँगा तो आप ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे। तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया कि सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जो फॉलो करती है, मतलब द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट फॉलोज द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। हाँ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which follows the circular path is said to be circular motion। ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक, सर्कुलर मोशन, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन की बात हो गई। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें ही सर्कुलर मोशन के बाद है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, वही ये सारी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर जम करके आपको थियरी रूप में उसमें दिया गया है, मैं डायरेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सर्कुलर मोशन। अभी ये सर्कुलर मोशन में आप देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में कैसे अटेंड रह सकती है। आई मीन अगर एक बाइक है या साइकिल है, कुछ भी है, तो सर्कुलर मोशन में जाने के लिए उसको क्या चाहिए रहता है, वो डायरेक्ट जा सकती है अपने इंसान जो भी उसको चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो वो अपना यहाँ पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये साइकिल की जो चेंज होगी, वे जो होगी वो चेंज होगी, उसके डायरेक्शन चेंज होते जाएंगे और कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्मली, आप यहाँ पे कह सकते हो यूनिफॉर्म उसके डायरेक्शन में चेंज होते रहेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस उसके डायरेक्शन में चेंज होते जाएगा, तब जाकर के सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो फोर्स लगा है, उसने जो फोर्स लगाया वो एक उसके स्नायु बल है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसने अपना फोर्स लगाया है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक धागे से बांध करके उसको सर्कुलर वे में ऐसे घुमाते हैं, है ना, बहुत जगह देखा होगा ऐसे, हम ऐसे छुरी भी करते हैं, तो वैसी चीज़ें जो होती हैं, जैसे किसी को बांध करके एक रस्सी से उसको ऐसे से घुमाया जा रहा है, तो वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी एक फोर्स लग रही है, वो बार बार फोर्स लग रही है जो इसके डायरेक्शन को चेंज कर रही है। जैसे यहाँ साइकिल वाले ने क्या किया कि वो खुद अपने हाथ से एक फोर्स लगा रहा है, हाथ से फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को कंटिन्यूस चेंज करते जा रहा है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। लेकिन हम लोग के ऑब्जेक्ट में क्या है कि हम लोग वो सेंटर से एक फोर्स लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं सेंटर की ओर, और वही फोर्स जो है उसको सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने में मदद कर रही है। बस इसी को ही हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसको ही बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे तो एक हम लोग के द्वारा लगाया गया फोर्स है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनली फोर्स लगा है वो एक मतलब वही फोर्स जो है उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए रीज़न है, तो इसीलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। उसका भी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों टॉपिक को साथ में लिखा गया है कि सर्कुलर पाथ क्या होता है, सर्कुलर और ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो वो फोर्स जो सर्कुलर पाथ पे होता है, या फिर कह सकते हो अ सर्कुलर मोशन विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये देखो, अभी मैंने बताया ना आपको सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है। ठीक है, इंक नहीं चल रही है अभी तो भरा, तो थोड़ा तेज तेज चलते हैं क्योंकि हमें और भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसमें आगे कवर करने हैं। तो अभी सर्कुलर मोशन मैंने बताया, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो देखिए उसको, और अगर वापस से देख सकते हो तो वापस से देखिए, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो पूछिए। ठीक है, आप सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वही मैंने बताया, एक फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन में हो रहा है। अ सर्कुलर मोशन विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ।
a circular motion which directed towards the center of the circular path। देखिए ये डेफिनेशन थोड़ा अंडरस्टेबिलिटी नहीं है इसमें। आपके बुक में एक अच्छा सा डेफिनेशन दिया गया है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उस डेफिनेशन को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर, देखो अ फोर्स, ये फोर्स है, हाँ, अ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग अ सर्कुलर मोशन और अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड टुवर्ड, यहाँ पे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये एक फोर्स है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मोशन लिख दिया, सर्कुलर मोशन। तो ये एक फोर्स है, अ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग अ सर्कुलर मोशन और सर्कुलर पाथ विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। डेफिनेशन में यहाँ पे थोड़ी वो है, गड़बड़ है, लेकिन जो मैं डेफिनेशन आपको नोट्स में लिख के दूंगा वो परफेक्ट है, और ये भी चीज़ सही है वैसे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ आपका, एक ऐसी फोर्स जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है और टुवर्ड्स द सेंटर होती है ना। उसका जो फोर्स होता है, वो फोर्स होता है वो सेंटर से लगता है। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लेके बताया था, एक साइकिल वाले आदमी की, ठीक है, जो अपने आप से फोर्स लगा रहा था, और दूसरा फोर्स एक जो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर से बांध करके उसको बार बार फोर्स लगाने पे, यहाँ पे देखो, इसीलिए वो सर्कुलर मोशन अटेंड कर पा रहा था, क्योंकि हम यहाँ से बार बार फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, बार बार खींच रहे हैं, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आएगा, तो उसको फिर से अंदर की ओर खींचेंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर से अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा, ठीक है। इसको समझो कॉन्सेप्ट को, एक बार डेफिनेशन को पढ़ो तो आपको समझ में जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है कुछ, उन चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहले जो कि है, यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा इन्फो दिया है कि आइजैक न्यूटन के बारे में। आइजैक न्यूटन जो है, उन्होंने एक कैलकुलेशन के बारे में समझाया है, मतलब कैलकुलेशन जो आप कैलकुलस के बारे में आप आगे पढ़ोगे, जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। मतलब ये मोशन से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, और कैलकुलस आप देखो, कैलकुलस में देखोगे ना तो इंटीग्रेशन का जो यूज़ होता है। अभी के लिए जो आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लग रहा है ना, दोनों साइड से एक फोर्स लग रहा है, उसको कैलकुलेट करते हो आप। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि वो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है एक्चुअल में। तो ये जो फोर्स होता है, वो आप जो देख रहे हो ना, वो पढ़ते हो तो सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए कैलकुलेट करने का उसका फार्मूला होता है। आप अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर निकालने जाओगे कि हाँ एक एप्पल के बीच में निकालना है, एक अर्थ के बीच में निकालना है, तो वो नहीं होता है। F=ma/m2, वो जो फोर्स होता है वो नहीं लगता है वहाँ पे। ये थोड़ी अलग चीज़ें हैं। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको वैसे समझना नहीं है कैलकुलस के पार्ट को। ये सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस है, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछने वाला है कि कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, ये सब क्या है। बस मैंने ऐसे बता दिया। आपके जो सिलेबस में पूछेगा वो पूछेगा ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, एक फिनोमिना दैट डील विद द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स है और एक्टिंग अलॉन्ग अ लाइन जॉइनिंग, ठीक है, एक्टिंग अलॉन्ग अ लाइन जॉइनिंग, जैसा कि मैंने बताया। और फिर इसके बाद डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैंने बताया ना क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं हमको, फोर्स चाहिए रहता है। और उसी फोर्स को देखो, मैंने अभी एकदम क्लियरली बताया कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगता है। उसी एक्सटर्नल फोर्स को हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कैपलर्स लॉ के बारे में। कैपलर्स लॉ, कैपलर है कौन? जॉनेस कैपलर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जॉनेस कैपलर। इन्होंने, इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे गैलीलियो है, गैलीलियो ने, इन सब लोगों ने, इन पर न्यूटन भी है आगे, इन सारी टॉपिक्स पे जो है न्यूटन भी है। न्यूटन इसके बाद आता है, यहाँ पे आगे रिसर्च किया उसने भी, मतलब इन सब चीज़ों पे उन लोगों ने सर्च किया है और नॉलेज अपनी दी है। तो गैलीलियो, अभी ये मेन जो कैपलस लॉ है वो कैपलस ने डिराइव किया है। इसके पहले इसके ऊपर चर्चा जो है वो गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कर चुके हैं इसके पहले। तो अभी ये कैपलस के लॉ के बारे में मैं बताने से पहले दो तीन चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको इस कैपलर के लॉ को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है।
आप अभी तो नहीं, क्लास 11th में समझेंगे इन सारी चीज़ों को, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा व्यू बता देता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले ये कैपलर का जो लॉ है ना, कैपलर लॉ, वो ऑब्जेक्ट्स स्पेस में जो प्लैनेट होते हैं उनके मोशन को समझने के लिए होता है। तो प्लैनेटरी मोशन के अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन के लिए होता है। इसके जो कैपलर्स के जो लॉ हैं वो प्लैनेटरी मोशन को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, डिफ़ाइन करते हैं कि प्लैनेटरी मोशन कैसे होने वाला है। तो ये अब देखो प्लैनेटरी मोशन होता कैसे है, उसमें रूल्स हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक मैथ्स की चीज़ है जो उसको बता देता हूँ जो कि यूज़ होने वाला है। देखो आपने अभी 9th में पढ़ा होगा कि इसको कोन कहते हैं, इसको कोन कहते हैं। अगर इसको ऐसे काटा जाए, ठीक है, थोड़ा तिरछे से ऐसा करके काटा जाए तो इसमें एक ऐसा पॉइंट, ऐसा शेप मिलता है हमको, ठीक है। ये आप 11th में पढ़ोगे, डायरेक्ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से ये इलिप्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो जो ऐसा दोनों साइड से इक्वल होता है ना, ऐसा ऐसा पार्ट जो निकल के आता है इससे, उसको ही हम कहते हैं इलिप्स। और इलिप्स में ये जो इमेज है आपके सामने दिख रही है वो इलिप्स है, एक शेप है जो कि यहाँ कोन से डिराइव होता है। कोन को हम कट करेंगे तो उससे हमको एक इलिप्स मिलता है। तो आप ये सब कॉनिक सेक्शंस हैं, कॉनिक सेक्शन आप क्लास 11th में पढ़ोगे, कॉनिक सेक्शन क्या होता है अच्छे से उसके बारे में जानोगे, लेकिन उसके लिए वो सब बाद में, हम पहले सिर्फ इसको जान लेते हैं क्या है ये है एक इलिप, ठीक है। ये ना सर्कल है, हाँ सर्कल को आप थोड़ा सा प्रेस आउट कर दोगे दोनों साइड से तो इलिप फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और यही जो प्रेस आउट करना, प्रेस इन करना, ये जो इसकी पावर है ना उसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी को भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि ये इलिप्स है जो कि सर्कल को प्रेस करके ऐसा बनता है। इस टाइप की जो शेप है उसी को हम इलिप्स कहते हैं। और इसमें जो दो, जैसे सेंटर, इसमें देखो सर्कल में एक सेंटर होता है ना, अभी इसमें तो सेंटर हम देखेंगे नहीं कि हाँ ये सेंटर होता है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम फोकाई कहते हैं, ठीक है। ये 2 अलग अलग फोकस होते हैं इसके, उनको फोकाई कहते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म है फोकस, फोकाई, फोकस का सिंगुलर फॉर्म फोकाई, ठीक है। ये है हम लोग का एलिप्स और उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं न्यूटन कैपलर्स के लॉ के बारे में। तो कैपलर्स का फर्स्ट लॉ है the planet is an ellipse with the sun at ons of the foci. The motion of the planet, देखो the motion of the planet is an ellipse और elliptical path आपकी बुक में डेफिनेशन दी है, आप वो भी देख सकते हो। द मोशन ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन एट द फोकाई ऑफ द ऑन्स ऑफ द फोकाई, एंड सन इज ऑन द फोकाई ऑफ दैट इलिप्स। देखो समझो इसको पहले क्या है ये। देखो हम लोग जो समझते हैं कि एक सन है और उसके मतलब सर्कुलर साइड में कोई भी प्लैनेट जो है वो मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केपलर का नियम, ये रूल ये कहता है, केपलर का रूल कहता है कि हम लोग का जो प्लैनेट है वो सन के ऐसे इलिप्टिकल, मतलब वो जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथवे में घूमता है। कोई भी प्लैनेट होता है, ठीक है, वो इलिप्टिकल पाथवे में घूमता है और उसका जो एक वो होता है फोकाई, यहाँ पे 2 फोकाई होते हैं ना, मैंने बताया था। तो 2, किसी एक फोकाई पे हम लोग का सन होगा, ठीक है। लेट यहाँ पे आपका सन है, तो ये सन हो गया और उसका दोनों फोकाई में से एक फोकाई पे देखो, द मोशन ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल पाथ इस पाथ पे, इस इलिप्टिकल पाथ पे, नॉट इन सर्कुलर पाथ। ये देखो सर्कुलर पाथ पे नहीं होता है, उसका जो मोशन होता है वो इलिप्टिकल पाथ में होता है, और जो सन होता है उसके एक फोकाई में होता है। सन इज ऑन्स ऑफ द फोकाई ऑफ दैट इलिप्स, ठीक है। तो इसके एक फोकस पे होता है, ये इसका फर्स्ट रूल है। इसको ऑर्बिटल रूल भी कहते हैं, आप 11th में पढ़ोगे ऑर्बिटल रूल। मैंने ये सब नोट्स में मेंशन किया हुआ है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट रूल था कि ऑर्बिट जो है प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल वे में
जाता है, ना कि सर्कुलर। ठीक है, फिर इसका दूसरा रूल है लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट। देखो इसी इलिप्टिकल फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास सन है और एक प्लैनेट है। ठीक है, ये प्लैनेट मान लेते हैं, अर्थ, कोई भी मान लो यार, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई भी प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो ऐसे ही फॉर्म होते हैं, ऐसे ही इलिप्टिकल फॉर्म होगा, उसमें कहीं पे एक वो होगा और एक फोकस पे आपका सन होगा। यही रूल है हम लोग का प्लैनेटरी मोशन का, प्लैनेट के जो मोशंस होते हैं उनका। तो यहाँ पे मान लो कोई भी एक वो है, ठीक है, एक प्लैनेट है। अब क्या बोल रहा है, लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल। देखो पहले समझो इसको, एक प्लैनेट है जो जॉइनिंग है, देखो लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट, यहाँ से यहाँ, ये जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मतलब ये जो लाइन है इक्वल टाइम में, जैसे मान लो यहाँ टी टाइम लगाया उसने, टी टाइम आपके लिए एग्जांपल ले लेते हैं 2 मिनट और 2 आवर्स, या ठीक है 2 आवर्स ले लेते हैं, 2 आवर्स में इतना एरिया लेता है। ठीक है, ये जो एरिया है वो 2 आवर्स में कवर करता है। लेकिन अब देखो आप यहाँ पे आया वो, और यहाँ से उसने सिर्फ इतनी सी एरिया को कवर किया, छोटी सी एरिया को, उसको कवर करने में उसको 2 आवर्स लग गए, है ना। यहाँ पे 2 आवर्स क्यों लगेंगे, इतनी कम एरिया, देखो क्यों, क्योंकि ये पास में था इसलिए ज़्यादा एरिया स्वाइप कर पाया और वहाँ पे कम। अब हम लोग को लग रहा है कि ये ज़्यादा एरिया है और ये कम एरिया है। यहाँ से था आपका, पहले यहाँ प्लेनेट था, फिर 2 आवर्स में घूमते 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 यहाँ पे आया, और इसने जो एरिया कवर किया है वो ये छोटा लगता है, ये बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये दूर है इसलिए हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये दोनों जो एरिया है ना वो आपका इक्वल होता है। मतलब अगर वो 2 आवर्स में मान लो कुछ एरिया कवर करता है, लेट इट बी कि एक 2 आवर में ए एरिया कवर करता है, तो ये फिक्स्ड है भाई, वो कहीं से भी 2 आवर करे, यहाँ से यहाँ तक जाए या यहाँ से यहाँ, उसके पाथ के किसी भी दूरी में जाए, वो एरिया से उतना ही कवर करने वाला है, ए एरिया ही कवर करने वाला है। ठीक है, ये दूसरा है, मैं आपको तीनों एक साथ में समराइज़ कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए बस। ठीक है, ये इलिप्स हो गया, ये हो गया हम लोग का एक सन, और यहाँ पे हो गया प्लैनेट। अब ये प्लैनेट देखो यहाँ था, फिर यहाँ गया, तो ये जो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, मतलब 2 आवर्स में अगर ए एरिया कवर करता है, तो यहाँ से यहाँ मान लो, यहाँ इसको 2 आवर लगे यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में इसको 2 आवर्स लगे, यहाँ से यहाँ आने में उसको 2 आवर्स लगे, और यहाँ से यहाँ आने में उसको 2 आवर्स लगे। ये देखिए ये 2 आवर्स लगे। ठीक है, ये डिस्टेंस, तो जितना भी इसको जहाँ जहाँ 2 आवर्स लगेगा वहाँ का जो एरिया होगा वो ऑटोमेटिक ए हो जाएगा। यही इसका सेकंड लॉ है। ठीक है, थर्ड लॉ है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द फ्रॉम द सन। देखो थर्ड वाला भी कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन। देखिए ये कहता क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब यहाँ पे टी क्या है, टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, और आर जो है वो एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, आपको इसका नोट्स मिलेगा तो आप अच्छे से उसको देखिए प्लीज़, यही आपसे रिकमेंड है। और बाकी देखिए मैं समझाता हूँ, जो टाइम पीरियड है, एक टाइम पूरा करने के लिए उसको जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर वो उसके जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में जो लाइन जॉइनिंग पार्ट है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका थर्ड लॉ कहता है। देखिए यही है उसका थर्ड लॉ। अब टाइम लाइन जॉइनिंग क्या, यहाँ पे जो टी है वो रिवॉल्यूशन ऑफ ऑर्बिट, मतलब वो प्लैनेट है, मतलब कि वो आपका जो प्लैनेट है वो एक राउंड पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको ही हम यहाँ पे टी कहते हैं। ठीक है,
और जो डिस्टेंस है ये लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट इज़ आर इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है तो अभी जो टाइम पीरियड लगा उसका स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है उसके डिस्टेंस के आर क्यूब के। ठीक है, यही इसका थर्ड पार्ट है, आप इसको देख सकते हो। मैं आपको समझा दिया हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। और ये हम लोग का क्या क्या टॉपिक ख़त्म हुए, ग्रेविटेशन का पार्ट हुआ, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, कैप्लस के लॉ, इलिप्स क्या होता है और कैप्लस के तीनों लॉस। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक बार आप अच्छे से ये लेक्चर्स को वापस अगर देख सकते हो तो देखना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर वीडियो स्लो लगती है, आपको कॉन्सेप्ट तेज चाहिए रहता है, तो आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। अब न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। यही है एक लॉ जिसके ऊपर बात हो रही है अभी। इस पे देखो, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ यूनिवर्सल, देखो यूनिवर्सल इसको क्यों बोला गया पता है? ये हर जगह सेम होता है, मतलब आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर निकालने जाओगे तो हमेशा एक कांस्टेंट के साथ वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए उसको यूनिवर्सल बोला है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये, इसको हम लोग थियरी ऑफ न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी ये क्या कहता है कि जो फोर्स होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है m1 और एक ऑब्जेक्ट है m2। ऑब्जेक्ट का नाम दिया है हमने m1 m2, कुछ भी दे सकते हैं उसको, A B C D जो भी देना हो। ठीक है, और इन अब क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अभी यही इसका ग्रेविटेशन, यही थियरी है उसका, मेन यही है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले रहे हो आप, जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था ना, एप्पल का लिया था और अर्थ का लिया था, तो दो ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं उसको ही हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। वही ग्रेविटेशन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थियरी दी गई है कि दोनों जो मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है, ये जो दोनों मास है m1 एंड m2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन दी मास ऑब्जेक्ट। हम लोग ने जो मास ऑब्जेक्ट लिया है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्स होता है। अभी इसको एक सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन मैं दिखाता हूँ कैसे हम इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो फोर्स ही होता है, तो आप उसको F से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, F से डिनोट कर सकते हो। और देखो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 इंटू m2, है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब शायद आप जानते होंगे, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है इसका मतलब है कि दोनों में मासेस अगर बढ़ाओगे तो फोर्स जो होगा वो बढ़ेगा, और जो डिस्टेंस इन्वर्सन प्रोपोर्शन होता है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लेते हैं d है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे d है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो डिस्टेंस का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तो 1/d² होता है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम 1/d²। अब इन दोनों को एक साथ आप कंबाइन करोगे तो ये फार्मूला मिलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d²। d² इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड m1 m2 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। दो मासेस है। अब ये जो फोर्स है
इस फोर्स में अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हटा दोगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पे जी, जिसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं। और इसको एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है यहाँ पे जिन्होंने कैलकुलेट किया है, हाँ, हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जी की वैल्यू कैलकुलेट किया। अब देखो फोर्स है, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तो इक्वल का साइन आया, एक कांस्टेंट वैल्यू आई, तो m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग का फोर्स का फार्मूला है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस जो कि आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, और बताता हूँ मैं फास्ट में थोड़ा और। तो अब एक लाइन में देख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये कैसे हुआ उसके बारे में वो मैंने दिखाया है कि फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 था, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उनके डिस्टेंस के बीच के बराबर था, तो इसलिए फोर्स हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2, जो कि ये इक्वल, हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तो इक्वल लगाया, और प्रोपोर्शनैलिटी जब हटता है तो कांस्टेंट वैल्यू जुड़ती है। तो यहाँ पे आपको जी लिख देता हूँ कि जी इज़ कांस्टेंट। और इसी, अच्छा कांस्टेंट क्या होता है ये किसी को डाउट है तो ही बता देता हूँ। कांस्टेंट वैल्यू होती है कोई भी एक वैल्यू जो फिक्स हो। ठीक है, ग्रेविटेशन में जो जी है वो फिक्स होती है। अब एक फिक्स वैल्यू के साथ उनके मासेस के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बीच का जो डिस्टेंस निकाल दो, उनके बीच के डिस्टेंस का इन्वर्सली स्क्वायर ले लो, है ना, डी का स्क्वायर ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है। अब जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। ठीक है, एक्यूरेट जाओगे तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होती है। यही आपकी जी की वैल्यू होती है। ये जी की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी। और ये जी की वैल्यू मैंने बताया साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, मतलब रिसर्च किए, 2-3 वैल्यूज़ निकाले, कैलकुलेट किया, तो एक्यूरेट वैल्यू जो निकल के आई है जी की वो ये रहती है। ठीक है, ये हम लोग का फोर्स। अब यही है न्यूटन्स की थियरी। अगर इसको आप डिफाइन करने जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद फोर्स दिखाना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, इक्वल होगा, इक्वल हटेगी तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट आएगा, फिर वही जो जी की वैल्यू होती है उसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। यही आपको थियरी में एक्सप्लेन करना रहेगा, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया। ठीक है, तो इसका एक स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द डिफाइंड फोर्स, है ना। दोनों के बीच में एक जो फोर्स होता है वो डिफाइन होता है। वो फोर्स क्या होता है? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of two object and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, और मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता टाइम कितना हुआ है, लेट मी चेक द टाइम एंड आई विल स्टार्ट द चैप्टर ऑन सेकेंड। देखिए 33 मिनट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 30-33 मिनट है, तो 1 घंटा तो लेके चलते हैं। डेली 1-1 घंटे पढ़ेंगे। अब सेंटर ऑफ द मासेस, हाँ ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशन का वो भी हो गया पार्ट। अब मैं बात करता हूँ, इसमें कुछ फैक्ट्स के बारे में भी और बताया गया है जिसके बारे में शायद आपको कहीं पूछ ले। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। तो सेंटर ऑफ द मासेस क्या होता है? देखिए, सेंटर ऑफ द मास मतलब वो पॉइंट जहाँ पे हम लोग का जो बॉडी का पार्ट है वो कंसंट्रेटेड हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर स्फेरिकल है तो, या सर्कुलर है तो उसका सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं उसके सेंटर पे होता है ना। सेंटर पे ऐसे पकड़ लो, सेंटर में तो घूमने लगता है। जहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो वहाँ पे पकड़ने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हल्का भी हो जाता है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाता है हर जगह। या फिर आप कह सकते हो डेंसिटी, मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें जो है वो डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास अलग अलग होता है। अगर मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये देखो ऐसा ऑब्जेक्ट है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? हम लोग को पता है कि इसका जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मासेस का या फिर डेंसिटी विच इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। लेकिन एक स्फीयर में देखो, एक स्फीयर यानी गोला आपने पढ़ा होगा, है ना। स्फीयर ये 3D है ना कि 2D। ठीक है, तो स्फीयर में जो है डेंसिटी जो है वो इक्वली होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है
वो यहाँ पे होता है, और वहीं उसका जो ग्रेविटेशन वो होता है, आपका सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ द मास कहते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको। तो जहाँ पे अब देखो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डेंसिटी का, इसलिए इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। अभी तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस आपको इस टॉपिक के बारे में जानना था, कुछ खास नहीं जाना था, कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। बस इसके टॉपिक के बारे में आपको जानना था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास होता है वही जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑब्जेक्ट कैन एज्यूम एज टू बी कंसनट्रेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि मैंने बता दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब उसी सर्कुलर मोशन में अगर आप वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कर दो तो मोशन यूनिफॉर्म हो गया, बात खत्म। देखो एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, और अब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। देखो ये सब चीज़ें मत पूछना कि ये वेक्टर ये क्या लगा दिया है एरो वाला, वेलोसिटी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि आप भी ये सब वेक्टर आप 11th में पढ़ोगे कि उसका साइन होता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका जो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम रहेगी वेलोसिटी। अब उसी पाथ को मान लो एक सर्कुलर पाथ है, उसमें एक गाड़ी है, वो 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड आवर, ज़्यादा छोटा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वो उसी स्पीड को मेंटेन करके उस सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो बस उसको ही बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। तो यूनिफॉर्म का मतलब वही हो गया कांस्टेंट स्पीड, और सर्कुलर पाथ का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये भी एक टाइप का फोर्स है, तो इसको भी फोर्स से डिनोट करेंगे, और इसको लिखा जाता है mv²/r। यहाँ पे v²/r जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, जो कि एक अंदर से जो एक्सेलरेट करता है फोर्स, जो यहाँ पे सेंट्रल, देखो हम लोग ने अभी पढ़ा ना सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की ओर से एक फोर्स है, जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो एक्ट होता है टुवर्ड द सेंटर, उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो v²/r होता है। और हम लोग को पता है कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे v²/r है, तो इसलिए हो जाता है फोर्स mv²/r, ठीक है। हाँ, ये हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स यही है, फोर्स F = mv²/r, ठीक है। ये आपको कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने को बोले तो आप ये फार्मूला रखिए, और m, अब यहाँ पे m क्या है, m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है, वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r इज़ द डिस्टेंस of object from the center of circular path। यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अब देखो हमको एग्ज़ाम में आपको शायद पूछ सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम है, ये आपको प्रूफ करने को बोल दिया जाए। वैसे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हटाओ तो mv² ऐसा निकल के आता है, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अभी एक ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, यहाँ पे है, और उसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है और अपॉन कितना टाइम लगा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, तो यहाँ पे इसने पूरा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड की बात करें
स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लस उसको कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये देखो ये जो है वो सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है ना। तो जो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया गया वो कितना किया जा सकता है, 2πr। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से आया, ठीक है, आपने ये भाई छोटी बेसिक चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा 2πr और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ ये डिस्टेंस हो गया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को हम लोग ले लेते हैं t, ठीक है। इसी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज़ करेंगे, तो अब वेलोसिटी वही हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब ये जो स्पीड है यानी v है, v बोलो या s बोलो, तो v यूजुअली v यूज़ करते हैं, तो 2πr/t है। अब इसी v को सब्सटीट्यूट करो इस फार्मूले में, फिर उस फार्मूले को आगे इक्वेट करो, सॉल्व करो, तो आपको पता चलेगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई नहीं सॉल्व करते हैं, मेरे को पूरा रफ कर देना चाहिए। चलो अभी सॉल्व करते हैं। देखो ये फोर्स है हम लोग का mv²/r और ठीक है ये फोर्स है, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू m 2πr/t का होल स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। यहाँ पे रीज़न दे देते हैं, सिंस v इज इक्वल टू 2πr/t, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा आपका m 2πr का स्क्वायर अपॉन r इंटू टी का स्क्वायर और ये पाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये r से r स्क्वायर कैंसल और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर r बाय टी स्क्वायर। देखिए बेसिक चीज़ें हैं इसमें, ये जो 2πr का स्क्वायर और t हुआ, तो यहाँ पे 2πr का हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये 4 और ये पाई स्क्वायर है ना, और r का स्क्वायर और t का स्क्वायर, ठीक है। अब काटेंगे तो देखो नीचे r था, ऊपर से r को काटे, r स्क्वायर को काटे तो बचा r, और t से सॉरी टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर हो गया, और पाई स्क्वायर m और 4, ठीक है, m और 4, बस उसको ऐसे लिख दिए तो ये वैल्यू आई आपकी 4m पाई स्क्वायर r टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन r स्क्वायर और t स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए ये जो वैल्यू देख रहे हो r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये केपलर के थर्ड लॉ की है। केपलर का थर्ड लॉ जो था हम लोग का कि t जो टाइम पीरियड उसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड का स्क्वायर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब था। ये मैंने बात बतानी भूल गई, अब यहाँ पे देखो नोटिस कर लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि t जो है वो ये हो जाता है, तो फिर टी स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाती है, मतलब ये हर जगह इक्वल होती है, ठीक है। मे बी आपको मैं ये सारे टॉपिक्स को एक बार वापस से रिवाइज़ करा दूंगा, कल सारी चीज़ों को एक साथ में रिवाइज़ कर देंगे, तो रिवीजन के बाद आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, और बाकी के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर को देख लीजिएगा। थैंक यू, आपको एक बार वापस से इसका रिवीजन मिल जाएगा।